हिंदू घरों से सैकड़ों लड़कियों को और औरतों को उठा लिया गया। आधुनिक युग में इससे बड़े पैमाने पर औरतों का अपहरण पंजाब को छोड़कर और कहीं नहीं हुआ था। हिंदू औरत को उड़ा लाने के बाद एक धार्मिक समारोह में जबरदस्ती धर्म बदलकर इस लायक बना दिया जाता था कि वह जिस मुसलमान ने उसे पकड़ा था उसके घर या हरम में रह सके। वाणी श्री नवाब पेट के एक हिंदू जमींदार की 16 साल की बेटी थी। उसका अपहरण करके उसे गांव के मुखिया के घर ले जाया गया। पहले तो उसके साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया और फिर किसी आदमी ने अचानक गौ मांस का एक टुकड़ा लाकर जबरदस्ती उसे खिलाया। उसने अपने जीवन में कभी गोश्त नहीं खाया था। सब लोग हंसने लगे, वह रो पड़ी। इतने में एक मुल्ले ने आकर कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और उसे उनको दोहराने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उसका एक नया नाम रख दिया गया, वाणी जरीना बानो बन गई। उसे मरकल गांव के मर्दों के बीच नीलामी पर चढ़ा दिया गया। नीलामी एक बेचता अर्थात मुल्ला मुस्लिम अब्दुल्ला के नाम छुटी। शादनगर में भी भारी संख्या में धर्म परिवर्तन किया गया और मुस्लिम घरों में एक एक मर्द के पीछे कम से कम 4 औरतें हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि मर्द दिन भर घर में ठाली रहते या फिर दंगों में भाग लेते और महिलाएं रोजी रोटी का जुगाड़ करती। उम्दा नगर, जिसका नाम बदलकर शमशाबाद रख दिया गया था, वह नगर भी धर्म परिवर्तन और अत्याचार की आंधी की चपेट में आने से न बच सका। मलकपेट, जिसमें मालिक गोत्र के जाटों की बहुत बड़ी संख्या निवास करती थी, उन सबको या तो मार दिया गया या फिर जो बचे उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। कुछ लोगों ने हैदराबाद छोड़कर वहां से महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में पलायन करना भी शुरू कर दिया था। कितने ही लोग जिनके घर उजाड़ दिए गए थे, संपत्ति लूट ली गई थी, उन्हें मूसी नदी के किनारे झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहने को मजबूर होना पड़ा। मूसी नदी के किनारे अपने ही घरों से बेघर हुए लोगों की हजारों संख्या में थी। इन लोगों को अभी एक अंतिम कष्ट झेलना बाकी था। अचानक मॉनसून आ गया। अगस्त और सितंबर की झुलसा देने वाले गर्मी से राहत पाने के लिए लाखों लोग आकाश की ओर आस लगाए ताक रहे थे और अंत में आकाश ने वह सारा पानी जो उसने जमा कर रखा था अचानक इतनी मूसलाधार बारिश के रूप में उड़ेल दिया कि पिछले 50 साल में भारत में ऐसी बारिश नहीं देखी गई थी। ऐसा लगता था कि देवता हैदराबाद से रुष्ट होकर उन पर इस अंतिम अभिशाप का प्रहार कर रहे थे। मूसी नदी प्रलयकारी धाराओं का रूप धारण करके बेघर लोगों की तबाही का अंतिम साधन बन गई थी। एक रात तो मूसी नदी के किनारे सोए हुए हजारों निढाल पीड़ित उसमें डूब गए। 20 साल से जिन पुलों में दरार तक नहीं आई थी, वे पानी के प्रबल वेग में या तो डूब गए या बह गए। प्रसिद्ध लकड़ी का पुल में भी दरार आ गई और हुसैन सागर का पुश्ता टूटने लगा। चारों ओर जल ही नजर आता था। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद मूसी नदी का किनारा लड़ाई का मैदान मालूम होता था। बैलगाड़ियां उलट पड़ी थीं, घर गृहस्थी का सामान और काम धाम के औजार फूट फूट कर कीचड़ में सने हुए इधर उधर बिखरे पड़े थे। निजाम के गुर्गे तो जनता पर अत्याचार ढा ही रहे थे। प्रकृति की कहर से भी वहां की जनता त्राही त्राही करने लगी। वह कभी ज्ञात नहीं हो सका कि कुछ सप्ताहों में निजाम के गुर्गों के अत्याचारों और प्रकृति के कहर के भयानक संकट के दौरान जितनी जाने गईं, चारों ओर ऐसी गड़बड़ी मची हुई थी। प्रांत का प्रशासन कुछ समय के लिए इतनी बुरी तरह ठप हो चुका था कि इसी विभीषिका की सही तस्वीर खींचना असंभव था। कोई हिसाब ही नहीं लग सकता था कि कितने लोग अपने ही भव्य भवनों से निकलकर सड़क के किनारे मरने के लिए छोड़ दिए गए थे। कितने मरकर कुओं में फेंक दिए गए थे या अपने घरों या गांवों की आग में जल मरे थे। एक अनुमान के मुताबिक पालमूर, कारनूल, उम्दानगर, भाग्यनगर व इसके आसपास में 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और इतने ही लोग का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुसलमान बना दिया गया। हैदराबाद में बहुसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की पीड़ा से सारा देश करहा उठा। यदि हैदराबाद को भारत में नहीं मिलाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नेहरू ने एक चर्चा के दौरान सरदार पटेल से पूछा।
यदि आपको आनंद भवन का चौकीदार बनने के लिए विवश किया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? पटेल ने प्रतिक्रिया दी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं पूरी आजादी। क्या हैदराबाद के बिना आजादी पूरी नहीं है? जी नहीं, अधूरी है। हैदराबाद ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाई है। ऐसे में उसकी अंतरिम मामलों में दखल देना क्या उचित रहेगा? जब जनता ने ही उसे नकार दिया है तो फिर वह कौन होता है? संयुक्त राष्ट्र में जाकर ही उसे क्या मिलेगा? जनता ने उसे नकार दिया, अर्थात आर्य समाज के नेतृत्व में क्रांतिकारी हो गई है, जिसने विलय की आधारशिला रख दी है। जन क्रांति इस सीमा तक भड़क उठी है कि निजाम की कार पर भी बम फेंका जा चुका है। अब बस आप प्रधानमंत्री होने के नाते पुलिस कार्रवाई करने की अनुमति दे दें। नेहरू सामने प्लेट में रखी नमकीन को उठाकर मुंह में डाल चबाने लगे तो तभी पटेल ने एक कागज उसकी ओर बढ़ा दिया। इस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। यह क्या है? हवाई जहाज का पीएम कोर्ट से तुरंत टिकट लेने के लिए फॉर्म है। ओह, यह बात है। और नेहरू ने बिना वह पत्र पढ़े उस पर हस्ताक्षर कर दिए। दरअसल वह कोर्ट से हवाई टिकट लेने के लिए फॉर्म नहीं, बल्कि हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए टाइप किया गया प्रधानमंत्री की ओर से लिखा गया आज्ञा पत्र था। इस पत्र को स्वयं पटेल ने टाइप किया था, क्योंकि वह जानते थे कि नेहरू जी आसानी से हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई करने की अनुमति नहीं देंगे। और इस प्रकार पटेल ने 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो यानी हैदराबाद पर हमला बोलने की शुरुआत की। सुबह 4 बजे भारतीय सेना ने जनरल चौधरी की कमांड में 2580 मील लंबी हैदराबाद राज्य की सीमा में 5 जगह से प्रवेश किया। निजाम की सेना ने कुछ प्रतिरोध किया, लेकिन वे हार गए और करीब 450 रजाकार गिरफ्तार कर लिए गए। एक झील के किनारे बने गेस्ट हाउस में रिजवी भी पकड़ा गया। 17 दिसंबर को शाम 5 बजे निजाम ने युद्ध विराम की घोषणा करते हुए भारतीय सेनाओं को सिकंदराबाद में आने का निमंत्रण दिया और रजाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया। जब 18 सितंबर को निजाम के मुख्य सेनाध्यक्ष जनरल एल्ड्रोस ने अपनी तलवार भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी के चरणों में रख दी, तो तब इसके बाद पटेल हैदराबाद के लिए रवाना हुए। श्री KM मुंशी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सरदार पटेल द्वारा अपनाई गई नीति के नेहरू विरोधी थे। एक अवसर पर सरदार को सुझाया गया था कि हैदराबाद में मेरे स्थान पर किसी और को भेजा जाए। सरदार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यदि सरदार का मुझ पर विश्वास नहीं होता तो मैं यह काम कब का छोड़ चुका होता। उक्त समझौते को उपयोग निजाम ने अपनी ताकत बढ़ाने और स्वतंत्र देश की अपनी मंशा को पूरी करने के लिए किया। कुछ ही दिनों में उसने एक कानून बना दिया कि भारत का रुपया रियासत में नहीं चलेगा। यही नहीं, उसने भारतीय प्रतिभूतियों के रूप में पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का ऋण भी दे दिया। इसी के साथ निजाम ने कराची में रियासत का एक जनसंपर्क अधिकारी बिना भारत सरकार की अनुमति के नियुक्त कर दिया। रजाकारों की हरकतों भी बढ़ती जा रही थी। उनके गिरोह न केवल रियासत के हिंदुओं पर अत्याचार ढा रहे थे, बल्कि भारतीय सीमा में घुसकर पड़ोस के राज्यों में भी उत्पात मचा रहे थे। रियासत और पड़ोसी राज्य मद्रास अब तमिलनाडु के कम्युनिस्ट भी इन गुंडों के साथ हो गए। कासिम रिजवी और उसके गुर्गे उत्तेजक भाषणों से मुसलमानों को हिंदू समाज पर हमला के लिए उकसा रहे थे। हैदराबाद रेडियो से हर रोज घोषणा होती थी कि पूरा मुस्लिम जगत हैदराबाद के साथ है और भारत सरकार की ओर से की गई किसी भी कार्रवाई का उचित जवाब दिया जाएगा। 31 मार्च सन 1948 को कासिम रिजवी ने रियासत के मुसलमानों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार लेकर भारत पर चढ़ाई करने को कहा। उसने यह भी दावा किया कि जल्दी ही दिल्ली के लाल किले पर निजाम का आसिफ जाही झंडा फहराएगा। इस बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निजाम के प्रधानमंत्री लायक अली को भरोसा दे दिया था कि ना तो रियासत की आर्थिक नाकेबंदी होगी और ना ही कोई सैनिक कार्रवाई होगी। निजाम का सलाहकार सर वॉल्टर मैकंटन नाम का अंग्रेज अधिकार था, जो एक ओर तो निजाम को भड़का रहा था तथा दूसरी ओर भारत सरकार और निजाम के बीच मध्यस्थता भी कर रहा था।
रियासत की 85% हिंदू जनता रजाकारों के अत्याचारों से त्रस्त थी और भारत में विलय चाहती थी। इसके लिए आंदोलन भी किया जा रहा था और निजाम ने बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों को जेलों में डाल रखा था। 22 मई को मुंबई मद्रास मेल पर रियासत के गंगापुर स्टेशन पर रजाकारों ने हमला किया। इसमें रेलगाड़ी में बैठे गए 2 लोग मारे गए, 11 घायल हुए तथा 13 महिलाओं और बच्चों का अपहरण कर लिया गया। सरदार पटेल इन घटनाओं से काफी नाराज थे और निजाम से कोई बातचीत को व्यर्थ मानते थे, लेकिन माउंटबेटन और पंडित नेहरू निजाम को समझाने की कोशिश में लगे रहे। निजाम इसे भारत सरकार की कमजोरी मानकर शर्तों पर शर्तें लादता जा रहा था। 21 जून सन 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत से विदा हो गए और उनके स्थान पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बन गए। निजाम तथा भारत सरकार के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। वीपी मेनन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जालना, औरंगाबाद, परभनी और नांदेड़ जिलों में पूरी अराजकता थी। राज्य की पुलिस लूटपाट और हिंदू महिलाओं के शील भंग की घटनाओं में रजाकारों के साथ हो गई थी। हिंदू अपने घर बार छोड़कर भारत में शरण ले रहे थे। मेनन ने आगे लिखा है कि रियासत में उस समय कोई 2 लाख सशस्त्र रजाकारों के अतिरिक्त निजाम की सेना के 42,000 सैनिक भी थे। बहुत बड़ी संख्या में पठान भी मुस्लिम देशों से आ गए थे। निजाम अब मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की धमकी देने लगा। 25 अगस्त को निजाम का एक प्रतिनिधि मंडल कराची के रास्ते अमेरिका चला भी गया। इसी के साथ रियासत की हिंदू जनता पर रजाकारों के अत्याचार भी बढ़ गए। हत्या, लूटपाट, शीलभंग आदि की घटनाओं की भरमार हो गई। 9 सितंबर सन 1948 को सरदार पटेल ने पुलिस कार्रवाई के नाम से हैदराबाद में सेना भेजने का निर्णय ले लिया। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने हमले की रणनीति तैयार कर ली। तय हुआ कि 13 सितंबर की भोर में सेना रियासत में प्रवेश करेगी। 12 सितंबर को भारत सरकार की रक्षा समिति की बैठक रखी गई। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू सैनिक कार्रवाई के निर्णय से बहुत नाराज थे और इसलिए बैठक में आते ही सरदार पटेल पर बरस पड़े। वीपी मेनन को भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई, जिस पर श्री मेनन ने त्यागपत्र देने का प्रस्ताव भी किया, पर सरदार पटेल ने उन्हें मना लिया। मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में भारत सेना ने तय समय यानी 13 सितंबर को सूर्योदय से पूर्व हैदराबाद में प्रवेश किया। पहले 2 दिन तो सेना को कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद रजाकारों ने पीठ दिखाने में ही भलाई समझी। 17 सितंबर को सायंकाल हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए। अगले दिन सुबह मेजर चौधरी ने भारतीय सेना के साथ हैदराबाद शहर में प्रवेश किया। सेना ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो नाम दिया था। पूरे ऑपरेशन में भारतीय जनहानि नहीं के बराबर थी, जबकि हैदराबाद के 800 सैनिक एवं रजाकार मारे गए थे। वीपी मेनन ने लिखा है कि यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस कार्रवाई में इतने लोग 800 करीबन मारे गए। हालांकि रजाकारों ने रियासत के हिंदुओं के साथ हत्या, लूट और बलात्कारों का जो दौर चलाया, उसकी तुलना में यह संख्या नगण्य ही थी। हैदराबाद के मामले में भी जवाहरलाल नेहरू सैनिक कार्रवाई के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने सरदार पटेल को यह परामर्श दिया, इस प्रकार से मसले को सुलझाने में पूरा खतरा है और अनिश्चितता है। वे चाहते थे कि हैदराबाद में की जाने वाली सैनिक कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए। इससे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रख्यात कांग्रेसी नेता प्रो NG रंगा की भी राय थी कि विलंब से की गई कार्रवाई के लिए नेहरू, मौलाना और माउंटबेटन जिम्मेदार हैं। रंगा लिखते हैं कि हैदराबाद मामले में सरदार पटेल स्वयं अनुभव करते थे कि उन्होंने यदि जवाहरलाल नेहरू की सलाहें मान ली तो हैदराबाद मामला उलझ जाता। कमोवेश वैसे ही सलाहें मौलाना आज़ाद एवं लॉर्ड माउंटबेटन की भी थी। सरदार पटेल हैदराबाद के भारत में शीघ्र विलय के पक्ष में थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इससे सहमत नहीं थे। लॉर्ड माउंटबेटन की कूटनीति भी ऐसी थी कि सरदार पटेल के विचार और प्रयासों को साकार रूप देने में विलंब हो गया। यह भाग यही समाप्त होता है।
अब हम अगले भाग में जानेंगे हैदराबाद विलय। तब तक के लिए धन्यवाद।